बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सर सगीर अहमद। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का टॉपिक नंबर 1.7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिकली मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको हमने तीन बेसिक क्वांटिटीज लेंथ, मैस और टाइम, इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, यानी कि जो बड़ी ब्रैकेट होती है वो लगा के उसके अंदर हमने लेंथ को कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करना होता है और जो मैस है इसको हमने कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करना होता है और जो टाइम है इसको हमने कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको हमने कन्वर्ट करना है लेंथ, मैस और टाइम में, इनकी पावर की फॉर्म में। आगे हम लेक्चर को पढ़ेंगे, आपको मजीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, इन टर्म्स ऑफ द पावर्स। जब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप पावर की शक्ल में जाहिर करें ऑफ द बेस क्वांटिटीज, और जो वो पावर होगी वो बेस क्वांटिटीज की होगी। और वो जो बेस क्वांटिटी है उसमें हम मैस, लेंथ और टाइम का ज्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा भी बेस क्वांटिटी का यूज किया जाता है, लेकिन ये तीन जो है ना यही हम बार बार यूज करेंगे। आपका ये जो सिलेबस है इसमें तकरीबन यही यूज होगी, तो इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि जो मैस है इसकी डायमेंशन हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर जो है कैपिटल एम आपने लिखना है। उसके बाद जो लेंथ है इसकी डायमेंशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हमने कैपिटल एल लिखना है, स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल लिखना है। उसके बाद टाइम जो है इसकी डायमेंशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर हमने कैपिटल टी लिखना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते ऐसे ही आप कैपिटल लेटर लिख देंगे फिर भी डायमेंशन गलत होंगी। अगर आप ब्रैकेट लगा के अंदर जो है वो स्मॉल लेटर लिख देंगे तो फिर भी डायमेंशन गलत होंगी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज करनी है और साथ कैपिटल लेटर्स का हमने यूज करना है। आगे कहते हैं दोज पावर्स, ये जो पावर्स होंगी आर कॉल्ड द डायमेंशंस, इनको हम डायमेंशंस का नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस है। आगे कहता है डायमेंशंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि एल है, एम है और टी है। तो ये इसकी डिफाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। इस दफा हो सकता है ये लॉन्ग में भी आ जाए, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो ये पेयरिंग स्कीम भी चेंज हो सकती है। तो ये लॉन्ग के तौर पे भी आपने कैसे रेडी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, कहता है द क्वांटिटीज सच एज लेंथ, हमारे पास जो क्वांटिटी है लेंथ है, डेप्थ है, हाइट है, डायमीटर है, लाइट ईयर है और ऑल मेजर्ड इन मीटर। इसका ये मतलब है कि जो लेंथ है, डेप्थ है, हाइट है, डायमीटर, लाइट ईयर या फिर इसके अलावा और भी जो क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट जो ना मीटर होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जो रेडियस है इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सब का जो यूनिट है वो भी मीटर होता है। तो आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर होगा, लेंथ है, डेप्थ है, हाइट है, विड्थ है, या इसके अलावा डायमीटर है, रेडियस है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लाइट ईयर है, यानी कि वो क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर होगा उसकी हमेशा जो डायमेंशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हम एल लगा देंगे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इन सब को हम मीटर में मेजर करते हैं एंड डिनोटेड बाय द सेम डायमेंशन, और इन सब की डायमेंशन सेम होगी, यानी कि जिनका यूनिट सेम होगा उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। जिनका यूनिट सेम है उनकी डायमेंशन भी सेम होगी, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे कहते हैं बेसिकली नोन एज लेंथ गिवन बाय सिंबल एल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एल। तो कहते हैं इन सब की जो डायमेंशन है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो कैपिटल एल से हम लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड टेम्परेचर है। इन सब की डायमेंशन उसने दी हुई है। जो मैस है इसकी डायमेंशन एम होगी और जो टाइम है इसकी डायमेंशन टी होगी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कैपिटल लेटर लिखना है। उसके बाद जो करंट है इसकी डायमेंशन ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। इसके अलावा जो हमारे पास टेम्परेचर है इसकी डायमेंशन को हम थीटा के साथ वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ओ के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये थीटा पड़ा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल जो है ये चेंज है। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब बिल तरतीब, यानी कि मैथ पहले आ रहा है तो इसकी डायमेंशन भी पहले है, टाइम बाद में आया तो इसकी डायमेंशन उसके बाद है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आ रही है तो इसकी डायमेंशन उसके बाद है, एंड पे टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर की डायमेंशन सबसे लास्ट पे होगी। तो ये डायमेंशंस का इंट्रो था, आपने यहाँ से डिफाइन लाजमी करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीन डायमेंशंस आपने याद रख लेनी है।
और डायमेंशन आपने यूनिट से याद रखनी है, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर होगा उनकी डायमेंशन हमारे पास जो है ना वो एल आएगी, और जिनका यूनिट किलोग्राम होगा उनकी डायमेंशन हमारे पास एम आएगी, और जिनका यूनिट सेकंड होगा उनकी डायमेंशन हमारे पास टी आएगी। इन तीन को आप अच्छी तरह याद कर लें, बाकी डायमेंशन बहुत ईजी है। अब नीचे से एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड v इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास स्पीड है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। सो इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसकी जो डायमेंशन है वो l आएगी डिवाइड बाय t, और इसकी डायमेंशन l को हम डिवाइड कर देंगे टाइम t के साथ। तो ये उसने लिखा हुआ है कि जो v लास्ट ही है इसका फार्मूला भी मैं एक दफा लिख देता हूँ। ये जो v स्पीड है इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये फार्मूला इक्वल होता है s ओवर t। जो s है ना हमारे पास ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और जो t है ये टाइम है, इसका यूनिट होता है सेकंड। तो इसका यूनिट बन गया हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मीटर चूंकि लेंथ का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन आएगी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैपिटल L, और जो सेकंड है ये टाइम का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आएगी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के t, और ऊपर जो भी इसकी पावर है, इसकी पावर -1 है तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। अब इन दोनों का हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ये आ जाएगी LT-1। ये इसकी डायमेंशन है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे भी की हुई है कि v इक्वल है s की जगह इसकी डायमेंशन l आ गई, ओवर टाइम की जगह इसकी डायमेंशन जो है वो t आ गई। ये t जो है नीचे है इसको फ्रैक्शन से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर इन दोनों के एक ब्रैकेट में लिख दें तो ये हमारे पास LT-1 बन गया। तो आप ये तरीका यूज करें या ये वाला करें, दोनों ही ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है, एग्जांपल नंबर 2 है। तो ये भी बहुत इजी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v ओवर t। v का यूनिट अभी अभी हमने पढ़ा मीटर पर सेकंड है, ओवर t का यूनिट जो है ना वो सेकंड है। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर फिर नेगेटिव बन जाएगी, तो ये आ जाएगा m मीटर, और s की पावर -1 पहले है तो ये भी ऊपर जाके s की पावर -1 बन जाएगी, तो ये आ जाएगा s की पावर -2। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़ी दफा आपने पढ़ा है। अब ये जो है ना मीटर है, मीटर की डायमेंशन हमने पढ़ ली है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैपिटल L और इनटू सेकंड टाइम है, इसकी डायमेंशन t होती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर जो भी पावर होगी, यहाँ पे पावर -2 है तो यहाँ पे पावर -2 ही आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा LT-2, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे। तो ये है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो इक्वल होता है F इक्वल ma। m चूंकि यहाँ पे मैस है तो मैस का यूनिट यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम, और a एक्सेलरेशन इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर हमने अभी अभी ये एग्जांपल सॉल्व किया। तो किलोग्राम मैस का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आएगी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैपिटल M। उसके बाद मीटर जो है ना ये लेंथ का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आएगी L, और सेकंड जो है ना ये टाइम का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आएगी T, और ऊपर पावर -2 ऐसे आ गई। तो ये हमारे पास डायमेंशन बन गई फोर्स की। तो यहाँ पे भी उसने लिखा है मैस की डायमेंशन m, और एक्सेलरेशन की ऊपर हमने निकाली हुई है LT-2। इनको इकट्ठा कर लें एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये आ जाएगी MLT-2। उसके बाद है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ये शॉर्टकट ना आपको अलग से भी आ सकता है, राइट द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। इसके दो यूजेस हैं यहाँ पे, चेक द होमोजेनिटी और करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी का दूसरा नाम है करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, यानी कि आपने ये चेक करना होता है कोई इक्वेशन जो है ना वो करेक्ट है कि नहीं है। डायमेंशंस का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं। दूसरा यूज है इसका ड्राइव फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा आप फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी इससे ड्राइव कर सकते हैं। इन दोनों की एग्जांपल्स हम नीचे पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। पहला यूज जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजेनिटी करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, यहाँ पे आना था। या फिर इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाज का तो कहते हैं डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो वो इसी को कहते हैं करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन को। अब इसकी डिफाइन हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है करेक्ट है कि नहीं है, कैन बी चेक्ड। तो ये हम चेक कर सकते हैं बाय शोइंग दैट, आपने ये शो करना है डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज, कि वो जो क्वांटिटी है आपके पास ऑन बोथ साइड्स, उसकी दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की दोनों साइड की जो डायमेंशन है आर द सेम, वो सेम होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नाम देते हैं, या फिर करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन का भी नाम देते हैं। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ जाती है तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर नहीं आती तो इक्वेशन जो है करेक्ट नहीं है। तो एग्जांपल नीचे उसने दी हुई है, s इक्वल VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ही डायमेंशन निकालेंगे। तो s जो है यहाँ पे डिस्टेंस है और इसका यूनिट होता है मीटर,
और मीटर की डायमेंशन हमने पढ़ी हुई है, वो होती है एल। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एल लिख लेंगे। उसके बाद इक्वल है तो इक्वल ऐसे आ गया। उसके बाद अब वी आई वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल है या फाइनल है, वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, तो वो है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो इसका जो यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड है। फिर इसकी जो डायमेंशन है यहाँ पे वो बनेगी मीटर की एल, और जो टाइम है इसकी टी की पावर -1, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हम बंद कर देंगे। उसके बाद वी आई के बाद है टी, टी टाइम है और इसकी डायमेंशन फिर आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट और आगे टी। उसके बाद प्लस है तो प्लस ऐसे आ गया। उसके बाद है हाफ 1/2। यहाँ पे जरा आप गौर करें तो डायमेंशन हम निकालते हैं यूनिट से, तो यहाँ पे 1/2 जो ना ये कांस्टेंट है और इसका यूनिट कोई नहीं होता। तो याद रखिएगा ऐसे कांस्टेंट जिनका यूनिट नहीं होता, जो यूनिट लेस होते हैं, जो यूनिट लेस होते हैं इनकी डायमेंशंस नहीं होती, नो डायमेंशंस, इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसके बाद ए आ गया, ए एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन हमने ऊपर पढ़ी हुई है, वो है मीटर की एल, और पर सेकंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा t-2 ब्रैकेट बंद। उसके बाद है टी का स्क्वायर, टी टाइम है और इसकी डायमेंशन फिर आ जाएगी टी का स्क्वायर। उसके बाद लेफ्ट साइड की डायमेंशन एल ऐसे आ गई, राइट साइड पे LT-1 और ये टी, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में करेंगे तो ये आ जाएगा L टी की पावर -1 और ये टी की पावर +1 है, ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, -1 +1। फिर उसके बाद प्लस लिख लें। उसके बाद फिर L और ये टी की पावर -2 है, प्लस आगे टी की पावर 2 है, तो ये ऐड हो जाएंगी इनकी पावर्स भी। तो यहाँ पे आ गया L और यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर -1 +1, ये कैंसिल होके टी की पावर 0 बन गई। इसको हम लिख लेंगे टी की पावर 0 प्लस यहाँ पे भी L, ये -2 +2 ये भी कैंसिल हो गए, टी की पावर जो ना वो 0 बन गए। तो यहाँ पे आ जाएगा L टी की पावर 0 जो ना ये 1 के इक्वल होता है। किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे टी की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा L स्क्वायर ब्रैकेट प्लस यहाँ पे भी सेम L स्क्वायर ब्रैकेट, टी की पावर जो 0 है वो 1 बन गई। अब ये L स्क्वायर ब्रैकेट प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 2L स्क्वायर ब्रैकेट, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास L स्क्वायर ब्रैकेट। अब में ये सवाल आ सकता है कि सर ये 2 तो आया है तो फिर इक्वल कैसे हुई। अब 2 जो है ना ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, वो कांस्टेंट ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे कांस्टेंट जिनका यूनिट नहीं होता उनकी डायमेंशंस नहीं होती। तो 2 का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है, इसलिए इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल फैक्टर लाइक 1 और 2, एंड यहाँ पे साथ आना था 2 भी आपने लिखना है, हैव नो डायमेंशंस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, सो दे कैन बी इग्नोर्ड, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। हम इनको इग्नोर कर देंगे बाय पुटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड पे आप डायमेंशंस पुट कर दें। तो नीचे वो कहता है दिस शोज दैट, ये शो कर रहा है डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड की जो डायमेंशन है ऑफ इक्वेशन आर द सेम, वो सेम है, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो आपको समझ आई होगी, बहुत इजी है। अगर कोई नंबर आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो उसकी डायमेंशन कोई नहीं होती, वो आपने नहीं लिखनी होती। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है इसकी डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, कि आपने फार्मूला की डेरिवेशन करनी है। तो यहाँ पे है इसकी आपने डिफाइन, तो यहाँ पे कहते हैं डायमेंशन कैन बी यूज टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, कि डायमेंशन जो है ना ये हम फार्मूले को ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपने फार्मूला ड्राइव करना है बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड, और ये हम ड्राइव करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका एस्टिमेट लगा के फिर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। नीचे एग्जांपल हम करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 1.4 है, ड्राइव अ फार्मूला फॉर द सेंटीमीटर फोर्स, आपने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है, और सेंटीमीटर फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल, और ये जो सेंटीमीटर फोर्स है ये एक ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाती है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अज्यूमिंग दैट सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहता है जो सेंटीमीटर फोर्स है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल के रेडियस पे, एंड यूनिफॉर्म स्पीड पे, और यूनिफॉर्म स्पीड पे तो आपने सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। तो नीचे सोल्यूशन है,
अब यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है इस तरह, और सेंटर से एक आप कोई इमेजिन कर लें स्ट्रिंग है और इसके साथ हमने कोई ऑब्जेक्ट जो ना वो लटकाया हुआ है या बांधा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है उसको हम सेंटीमीटर फोर्स का नाम देते हैं। अब सेंटीमीटर फोर्स जो ना वो यहाँ पे तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। नंबर वन है ऑब्जेक्ट का मैस, अगर मैस ज़्यादा होगा तो फिर सेंटीमीटर फोर्स भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है और जो मैस है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नंबर टू है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप ज़्यादा स्पीड से मूव करवाना चाहते हैं तो फिर आपको सेंटीमीटर फोर्स ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर कम स्पीड से मूव करवाना चाहते हैं तो फिर सेंटीमीटर फोर्स भी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो सेंटीमीटर फोर्स है ये वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और नंबर थ्री है ये जो सर्कल का रेडियस है, अगर आप ज़्यादा बड़ा सर्कल लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अगर छोटा सर्कल ले रहे हैं तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब फोर्स जो है ना ये रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये तीनों फैक्टर जो है ना फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनको हम कंबाइन करके यहाँ पे लिख लेंगे। जो एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के यानी कि मैस के, वेलोसिटी के और रेडियस के। और ऊपर जो ना हमने इसकी पावर जो ना वो लेट कर ली ए बी सी, क्योंकि हमने फार्मूला ड्राइव करना है। तो यहाँ पे उसने ये लिखा है वेयर द एक्सपोनेंट्स पावर ए बी एंड सी आर टू बी डिटरमाइन, इनको हमने फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज हमने निकालनी है बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऊपर हमने पढ़ा हुआ है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वाला, यानी कि दोनों तरफ की हमने डायमेंशंस सेम करके इनको आपस में यानी कि इक्वल करके इनका कंपैरिजन करना है। द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी द सेम सिंस कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ऊपर हमने पढ़ लिया। सो बाय इग्नोरिंग इट इसको हम नजरअंदाज कर देंगे। वी राइट द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, और ये जो फार्मूला इसको हम डायमेंशंस की फॉर्म में ड्राइव कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे हमारे पास फोर्स, और फोर्स के बाद ये अच्छा यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो मैथ का रूल है आपने इक्वल और साथ कांस्टेंट लिखना होता है। तो यहाँ पे आ गया इक्वल और साथ आ गया कांस्टेंट, एम की पावर ए ऐसे ही और वी की पावर बी ऐसे ही और आर की पावर सी ऐसे ही। अब नीचे हम इसको लिख लेंगे एफ ऐसे ही इक्वल ऐसे ही, और कांस्टेंट जो है ये हमने खत्म कर दिया क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए इसको हम डायमेंशन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो मैथ्स है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, लास्ट को भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में और आर को भी स्क्वायर ब्रैकेट में हम ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इनकी डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन हमने ऊपर पढ़ी हुई है, इसका यूनिट मैं लिख देता हूँ। वैसे तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन बेस यूनिट इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जो डायमेंशन है ऊपर हमने पढ़ी है वो एम है, मीटर की एल है और सेकंड की टी है, और ये आ जाएगा टी की पावर -2। तो फोर्स की जगह आ गया एम एल टी की पावर -2 और साथ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल। उसके बाद मैथ्स की डायमेंशन एम है, ऊपर पावर इसकी ऐसे आ गई, कैपिटल एम हमने लिखा है। वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन की जगह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मीटर की जगह आ जाएगा एल और एस की जगह आ जाएगा टी। सेकंड की जो डायमेंशन है वो टी होती है, तो टी ऐसे ही और ऊपर इसकी पावर -1 ऐसे ही। लेकिन उसने इसको बटे की फॉर्म में लिखा है, फिर भी कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर ओवर सेकंड, और मीटर की डायमेंशन एल और नीचे सेकंड की डायमेंशन जो है वो टी आ जाएगी। तो ये आ गया एल ओवर टी और ऊपर इस होल की पावर आ गई बी। उसके बाद आर रेडियस है, तो मैंने बताया हुआ है कि जिसका यूनिट मीटर होगा, क्योंकि ये भी लेंथ ही है ना, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एल और ऊपर पावर आ गई सी। उसके बाद लेफ्ट साइड ऐसे ही आ गई, और जो राइट साइड है वहाँ पे एम की पावर ए ऐसे ही, और यहाँ पे टी बटे के नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके इसकी पावर -1 बन गई, और ऊपर जो ना होल की पावर बी ऐसे ही, फिर एल की पावर सी ऐसे ही आ गई। फिर हम इन सबको कंबाइन कर लेंगे, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो एम की पावर ए ऐसे ही, अब ये भी एल है और ये भी एल है, यहाँ पे एल की पावर जो ना वो बी है, अगर हम अलग करें तो यहाँ पे एल की पावर सी है, तो इन दोनों का इकट्ठा करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी। उसके बाद टी की पावर ये जो -1 है ये बी के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो टी की पावर -b बन जाएगी, तो ये आ गया टी की पावर -b। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड जो है इन दोनों में देखिए डायमेंशंस अप्रोक्सीमेटली सेम आ गई, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, एल है, यहाँ पे भी एल है, टी है, यहाँ पे भी टी है, बस इनकी जो पावर्स है वो डिफरेंट है। हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे, इनकी जो पावर्स है उनका कंपैरिजन आपने कर लेना है। कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे m की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे m की पावर जो ना वो a है, तो इनकी पावर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो a जो ना वो इक्वल आ जाएगा 1 के। फिर उसके बाद l की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे l की पावर जो ना b प्लस c है, इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस c इक्वल आएगा 1 के। देखिए इसको m की पावर्स का कंपैरिजन करके लिखा है और इसको l की पावर्स का कंपैरिजन करके लिखा है। उसके बाद हमारे पास t बच गया, तो t की पावर यहाँ पे b है, b टी की पावर यहाँ पे -b है, तो यहाँ पे आ जाएगा -b इक्वल, यहाँ पे टी की पावर -2 है तो ये आ गया -2। ये हमने टी की पावर्स का कंपैरिजन करके लिखा है।
अब यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ जाती है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब c की वैल्यू जो ना हमने फाइंड कर लेनी है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे आप b की वैल्यू ऐड करें इस इक्वेशन में, तो ये देखिए जरा, b की जगह आ जाएगा 2 प्लस c इक्वल आ गया 1 के। तो c हमने निकालना है, तो ये 2 प्लस क्या उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c इक्वल 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। नीचे से लिखा हुआ है सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस, अगर ऊपर इक्वेशंस को हम हल करें तो a इक्वल आता है 1 के, b इक्वल आता है 2 के, c इक्वल आता है -1 के। ये मैंने बता दिया कैसे आया। उसके बाद ये वैल्यूज जो ना, ये ऊपर हमने इक्वेशन पढ़ी है जो f इक्वल था कांस्टेंट, उसके बाद था m की पावर a, और उसके बाद था v की पावर b, और r की पावर थी c। अब a b c की जगह हम इसकी जो वैल्यूज है वो पुट कर लेंगे, तो f इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट ऐसे ही। उसके बाद m a की पावर a की जगह आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 है, और v की पावर जो ना b है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी जगह आ जाएगा 2, और r की जो पावर है वो c है, c की जो वैल्यू हमारे पास वो है -1। तो मजीद इसको हम लिख लेंगे कांस्टेंट, उसके बाद m की पावर 1 लिखेंगे, ना लिखें, v का स्केयर ऐसे ही, और ये r की पावर -1 इसको नीचे ले जाए तो ये ऐसे बनेगा mv स्केयर ओवर r। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उसने ये लिखा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, इसलिए हमारे पास f इक्वल आ जाएगा mv स्केयर ओवर r के। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस की। तो पहली लिमिट है हमारे पास द डायमेंशनल मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एन इक्वेशन इज रॉन्ग। कहता है कि अगर आप किसी इक्वेशंस की डायमेंशंस फाइंड करते हैं तो वो डायमेंशनली रॉन्ग होती है, यानी कि उसकी दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं आती। तो डायमेंशन सिर्फ ये बताती है कि ये डायमेंशनली रॉन्ग है, ये नहीं बताती कि ये क्यों रॉन्ग है या कहाँ से रॉन्ग है, कहाँ से ये गलत हुई है, तो ये हमें ये नहीं बताती। दूसरी इसकी लिमिट है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाइक 1 और 2 और इसके अलावा आप यहाँ पे लिख लें 10 है कि ये जितने भी कांस्टेंट है जिनका यूनिट नहीं होता, जिनको हम यूनिट लेस कांस्टेंट कहते हैं, इनके बारे में डायमेंशन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये इसकी दूसरी लिमिट है, दूसरा इसका ड्रॉबैक है। और तीसरी इसकी जो लिमिट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट टेल वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और अ वेक्टर। डायमेंशन हमें ये भी नहीं बताती कि कोई क्वांटिटी जो ना वो स्केलर है कि वेक्टर है। यहाँ तक था डायमेंशन वाला टॉपिक। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उम्मीद आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। कोई भी आपका मसला हो तो कमेंट में लाजमी पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।